तो मैं कह रहा था कि इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ओवरफिटिंग में वेरिएंस ज़्यादा होता है, अंडर फिटिंग में बायस ज़्यादा होता है, और हम चाहते हैं कि बीच में रहे। तो ये एक तरह से सीसॉ का गेम चलता रहता है मेरा। तो हम चाहते हैं कि मेरा बायस और वेरिएंस बराबर रहे, और इसी को हम लोग कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, और इसी को कहते हैं अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और वेल फिटिंग। तो वेल फिट सूट है, हम वही पहनना चाहते हैं, ना हम ओवर फिट करना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइट कर लिया कि बैठ ही ना पाए, और ना अंडर फिट करना चाहते हैं कि लोग बोले कि तुमने झोला पहन रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का, ठीक है। ओके, अच्छा इसका रिग्रेशन में भी देख लेते हैं, ठीक है, रिग्रेशन में भी देख लेते हैं। जैसे एक हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, ऐसे ही हमारे पास एक हो जाता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है कि यहां पर हमारे पास हमेशा लाइन बनेगी, इसमें मेरा कोई भी कर्व बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे 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 कुछ भी कर्व बन सकता है। तो अगर एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, और मैं यहां पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर रहा हूं। तो अगर मैं ओवरफिट करूंगा तो देखो मैं क्या करूंगा। तो मैं अगर ओवरफिट करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे मैं कर दूंगा। और हो सकता है कि यहां पर एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी मेरा बेटर काम कर जाए। अब ये रिग्रेशन हर पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये इससे बेटर काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जो मेरे पास पॉइंट्स आए वो ऐसे ही आए, या फिर ऐसे ना आए, कहीं दूर दूर आ गए। तो ये जो इसका फ्रीक्वेंसी वाला है, जो सर्कल्स बना रहा है, सेमी सर्कल्स बना रहा है, इसके चक्कर में ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहीं रुक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो हो सकता है कि लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा बेटर काम करे, ये बेकार काम करे। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग करते हैं क्या चीज़, अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को, जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, ट्रेन और टेस्ट में। क्यों कि हम इस पर ट्रेन कराकर एक्यूरेसी हम लोग इस पे निकालते हैं, अपना एक्यूरेसी या फिर RMSC या अपना R² हम इस पे निकालते हैं, और इस पे हम खाली ट्रेनिंग कराते हैं। और इस पे भी हम निकाल के देख सकते हैं। तो अगर हमारी इसमें ज़्यादा आ रही है, इसमें कम आ रही है, तो हम लोग ओवरफिट कर रहे हैं, दोनों में कम आ रही तो अंडर फिट कर रहे हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम आ रही तो हम लोग वेल फिट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है पता करने का कि ट्रेनिंग और ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग कैसे होती है। और जनरली यही कहते हैं कि अंडर फिटिंग में भाई वो काम ही नहीं करना चाहता, जो मेजॉरिटी है उसी को दे दो। वेल फिट में फालतू के काम नहीं करेगा, और ओवर फिटिंग में तो कहेगा नहीं 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 ये आ गया, मैं इसके लिए अब जान लगा दूंगा, जो जरूरी नहीं है। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि, वापस फिर से कहता हूं कि लर्न फ्रॉम सीन डेटा एंड परफॉर्म वेल ऑन अनसीन डेटा। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो गया अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, और केनन पर हमने बात कर ली, केनन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। अच्छा अब चलो एक चीज़ और देख लेते हैं कि KNN है, ठीक है। तो KNN की वैल्यू भी हमने देखा कि हम 1 लेंगे तो ओवर फिट कर रहे हैं, n ले लेंगे तो अंडर फिट कर रहे हैं, ठीक है। और वो तो एग्जाम्पल में था मेरे पास 3, कि 3 ले ले, 3 के केस में हमने अज्यूम कर लिया था कि वो इस तरह वेल फिट कर रहा है। बट ये K की परफेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालें, कि K मेरा सबसे बेस्ट काम करे। तो इसी का एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने किया था। वो क्या किया था कि मेरे पास जो मेरा डेटा है इसको मैंने 2 पार्ट में पार्ट कर लिया, किसमें, ट्रेन में और टेस्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं K की डिफरेंट वैल्यूज के लिए
के इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक मैं जाना चाहूँ तो 10 तक मैं मान लो चला जाता हूँ। इन सब के लिए मैं इस पर इसकी मतलब कि मैं इसको फिट करूँगा, अपने मॉडल को फिट करूँगा और उसको सेव कर लूँगा। उसके बाद मैं टेस्ट पर यही टेबल बनाऊँगा अपनी कि यहाँ पर k आ जाएगा और यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड, और यहाँ पर मेरे पास सबके लिए एक्यूरेसी आ जाएगी कुछ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्यूरेसी मान लो आ गया 92%, 93%, 94%, 95%, फिर 94%, 93%। मतलब जनरली ग्राफ ऐसा बनता है कि बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है। ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, इधर हो जाएगी आपकी k और इधर हो जाएगी एक्यूरेसी। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे हम लोग टेबल बनाएंगे, उसका प्लॉट बनाएंगे। तो जहां पर भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगी और जिसके बाद डिक्रीज होने लगेगी उस k को हम लोग ले लेंगे। तो ये इंडस्ट्री में किया जाता है कि k की वैल्यू आपको कैसे चूज करनी है। अब ये जो k यहां पर है ना, इसको हम लोग एक तरह से कहते हैं हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको चूज करते हैं, इसको हमें ट्रेनिंग करने के पहले ही चूज करना पड़ता है, इसको हमें अपने मॉडल को फिट करने के पहले ही चूज करना पड़ता है। इसी तरह का एक हाइपर पैरामीटर हम लोग और पढ़ा है, लर्निंग रेट। याद करो जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कितनी जल्दी जल्दी हमें अपने उसको अपडेट करना है ग्रेडियंट को। तो ये भी हम लोग ट्रेनिंग करने के पहले ही चूज कर लेते हैं। तो जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें ट्रेनिंग करने के पहले चूज करना होता है या फिर हम ट्रेनिंग करने के बाद उनको चूज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास, उनको हम लोग कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। इस तरह के भी हम लोग बहुत हाइपर पैरामीटर्स देखेंगे। SVM एल्गोरिथम में हमारे पास आ जाएगा C, टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास k हो गया, तो हम लोग k को ऐसे चूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेनिंग के ऊपर पूरा काम करते हैं, फिर उसको k की वैल्यू हम लोग टेस्ट के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि टेस्ट डेटा सेट पर k इज चोजन फ्रॉम टेस्ट पार्ट ऑफ डेटा सेट। तो हम उस पर चेक करते हैं, जो हमारी एक्यूरेसी आती है वही हमारी हो जाती है गुड, कि हाँ भैया ये बढ़िया एक्यूरेसी है। अब इसमें भी एक दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टेटमेंट देखो ऊपर क्या था, लर्न फ्रॉम सीन डेटा, परफॉर्म वेल ऑन अनसीन डेटा। ठीक है, तो हमने इसे अपने ट्रेन और टेस्ट में जो डिवाइड किया था हमने अपने डेटा सेट को, तो हमने इसीलिए किया था कि हम इस पर ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग फिट करेंगे और जो भी मेरे मैट्रिक आएगी एक्यूरेसी, RMSE, R स्क्वायर, उसको हम टेस्ट पर रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट के ऊपर जो भी हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी, RMSE, R स्क्वायर और एक्यूरेसी, उसको जब हम टेस्ट के ऊपर निकालेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो हम खाली टेस्ट के ऊपर करेंगे और जो आएगी उसी को हम बता देंगे वो मेरी है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जब अपने डेटा सेट को डिवाइड किया था ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है, इससे मैंने नियरेस्ट नेबर निकाल लिए और टेस्ट से मैं निकाल रहा हूं k की वैल्यू। तो मेरा मॉडल फिर से उस डेटा सेट को देख रहा है, जो मेरा पार्ट अभी तक छुपा हुआ था, मेरा जो KNN है वो अभी भी उसको देख रहा है। k के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, वो अभी भी उसको देख रहा है। तो मेरी जो k की वैल्यू ट्यूनिंग हो रही है ना, वो इस डेटा सेट की वजह से हो रही है। मैं अभी इसकी वजह से सीख रहा हूं। बट जब हमने डिवाइड किया था तो हमने कहा था कि इसको हम लोग देखेंगे नहीं, इसको हम लोग छुएंगे नहीं। इसके ऊपर खाली जब पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, जब मेरी पूरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीख जाएगी, तब बस इसके ऊपर हम लोग आएंगे कि बताओ हाँ भाई कि रियल वर्ल्ड में एक्यूरेसी क्या है। इसको हम लोग समझते हैं कि भैया ये क्या है, ये रियल वर्ल्ड के अनसीन डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, हमारे पास था लेकिन हमको पहले उसको काट के अलग कर दिया था, हमने कहा इसको बाद में देखेंगे।
जब हमें रिपोर्ट करना होगा। बट अभी हम लोग के निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं, हम लोग वापस उसको देख रहे हैं। अब के हमारा जैसा इसके ऊपर परफॉर्म करेगा उसी के हिसाब से हम लोग के की वैल्यू चूज कर लेंगे। तो हमारा जो पूरा लॉजिक था वो चीज फेल हो जाता है। इसी को सॉल्व करने के लिए कि हमारे जितने हाइपर पैरामीटर्स है ना, इनकी भी हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है, कि हमें अपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए हमें डेटा सेट चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने डेटा सेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है ट्रेनिंग, एक हो जाता है वैलिडेशन, और एक हो जाता है टेस्ट। अब हम ट्रेन करते हैं इस पे फिट। वैलिडेशन डेटा सेट पर हमारे जितने भी काम होते हैं अपने हाइपर पैरामीटर, हमें के निकालना है, हमें सी निकालना है एसवीएम का, हमें टॉलरेंस निकालनी है, हमें और जितने लर्निंग रेट निकालना है, वो सब हम इस पे ट्यून करते हैं। इसको अभी हम लोग अनसीन रखते हैं, इसको अनसीन रखते हैं। और उसके बाद जब आपने पूरा काम अपना कर लिया, आपने अपना मॉडल बना लिया, आपने के की वैल्यू निकाल ली बेस्ट, फिर आप इसको टेस्ट डेटा सेट के ऊपर प्रिडिक्ट करते हो, और फिर जहां से जो भी इसका मैट्रिक आता है, जो भी इसका स्कोर आता है, उसको आप बोलते हो दुनिया को कि देखो भाई मेरी एल्गोरिथम ने जो निकाला है उसका स्कोर ये है। तो इसको अब आप खाली ट्रेनिंग और अपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज कर लेते हो। और टेस्ट को सिर्फ आप एक बार चलाओगे, ठीक है, ओनली टू बी रन वन टाइम। जब आप कह दो कि हाँ भाई मैंने मॉडल बना लिया, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लाओ मैं इसका रिजल्ट बताता हूं, तभी आप चलाओगे। आप इसे चलाने के बाद कहोगे कि ठीक है बहुत बेकार कार कर रहा है, फिर आप इसी पे जाओगे, लेकिन इसको आप छुओगे नहीं। आपका जब सीख रहा है, आपकी एल्गोरिथम जब सीख रही है, उसके टेस्ट के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को, कि जो हम लोग डेटा सेट को अपना डिवाइड करते हैं ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट में, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो इसके बेसिकली इंटरव्यू में 2-3 सवाल आते हैं कि व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन, इसको सीवी भी बोलते हैं। दूसरा आता है कि व्हाई इट इज नीडेड। तो अब आपको पता होना चाहिए, इसलिए नीडेड है क्योंकि हमारे हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग के लिए हम लोग अगर टेस्ट डेटा सेट को यूज कर लेंगे तो हम लोग वापस से टेस्ट डेटा सेट को ही सीन कर रहे हैं, जो कि हमें छूना ही नहीं है। इसके लिए हमें एक डिफरेंट डेटा सेट चाहिए होता है। व्हाट इज सीवी, कि स्प्लिटिंग योर डेटा सेट इन 3 पार्ट्स, ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट, एंड यूजिंग ओनली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग, वैलिडेशन फॉर getting the accuracy and tuning the hyper parameters, and then only the test part only for reporting the metrics to the world, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं, तो मान लो कि अगर मेरा ये पूरा डेटा सेट है, ठीक है, तो ट्रेन हो गया, वैलिड हो गया और टेस्ट हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, बट कई केसेस में इसे करते हैं 60-20-20, कुछ में इसको 70-10-20 ऐसे भी करते हैं। वो डिपेंड करता है डेटा सेट के ऊपर। जैसे अगर आप न्यूरल नेटवर्क में जाओगे, जो हम लोग डीप लर्निंग करेंगे, तो उसमें उन लोग करते हैं 98-1 और 1, क्योंकि उसमें डेटा बहुत बड़ा होता है। उसमें आपके पास करोड़ों रोज होती हैं या लाखों रोज होती हैं, तो 98%, 1% उसमें चलता है। आपके पास डेटा छोटा है तो 60-20-20 या फिर 70-10-20 आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हो, ये परसेंटेज है। जो टाइटैनिक का डेटा था, हाँ, कुछ 500-700 था, तो उसमें आपके हिसाब से 890 हाँ 890, हाँ 70-10-20 जैसे भी कर लो, ट्राई करके देखो। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स, ना इसकी कोई गाइडलाइन है। लोग क्या करते हैं 70-30 का रेशियो लगते हैं, तो 70-30 मतलब जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं तो अभी इन्होंने 80-20 कर दिया। तो जो आप चला लो, जो आपको फिट लगे। बहुत ही कम डेटा है तो अब ऐसा भी ना हो कि भाई वैलिडेशन टेस्ट। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका ट्रेनिंग, वैलिड और टेस्ट, ये तीनों के तीनों सेम रिप्रेजेंटेशन के होने चाहिए। सेम रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि टाइटैनिक डेटा सेट ले लो, ठीक है, टाइटैनिक डेटा सेट ले लो, तो ट्रेनिंग में अगर 70% मरे हैं और 30% सर्वाइव किए हैं,
तो वैलिडेशन में भी 70% मरने चाहिए, 30% सर्वाइव करने चाहिए, और टेस्ट में भी 70% मरने चाहिए, 30% सर्वाइव करने चाहिए। तो इस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सेम रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको जैसे डिवाइड करना पड़े आप वैसे करो। ऐसा ना हो कि ट्रेन में 70% मरे हैं, 30% सर्वाइव हुए हैं, बट वैलिडेशन में आपके 50% मरे हैं, 50% सर्वाइव हुए हैं। तो जो भी क्लासेस हैं उन क्लासेस का रेशियो मेंटेन होना चाहिए तीनों डेटा सेट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप मान लो कि जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल का डेटा सेट है, ठीक है, ट्रैफिक साइन बोर्ड का डेटा सेट है, ठीक है, तो इसमें 1 नंबर के अराउंड 20% केसेस हैं, ठीक है, और बाकी सबके 5% है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप ट्राई करोगे कि ट्रेनिंग में भी जितने परसेंटेज ट्रेनिंग में है उतने ही परसेंटेज टेस्टिंग में होने चाहिए, उतने ही परसेंट वैलिड में होने चाहिए। उसके लिए आपको चाहे 60-20 करना पड़े या फिर 70-10-20 करना पड़े, या जो भी रेशियो आपको मेंटेन करना पड़े वो आपको देखना पड़ेगा। बट ये नंबर फिक्स नहीं है, ये एक जेनरिक नंबर्स हैं। आप ट्राई करो, नहीं काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि डेटा कम पड़ रहा है मेरा वैलिडेशन के लिए, तो आप इसे बढ़ा सकते हो, इसे घटा सकते हो। या फिर अब इसमें क्या हो गया, 60-20-20 हो गया, ठीक है। मान लो आपके पास 100 रोज थी, तो यार मेरा 40% डेटा तो मेरा लॉस हो गया, जिससे मैं ट्रेनिंग करा सकता था, वो परसेंट लॉस हो गया कि वो तो मेरा वैलिडेशन और टेस्टिंग में चला गया। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, तो इसके लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, एक होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। जब आपके पास डेटा कम हो तब आप क्या करोगे, तब आप ये करोगे। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि इसमें टाइम लगेगा। बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मेरे पास 100 रोज थी, 60 ही रोज मेरे को ट्रेनिंग में मिल रही हैं जहां मुझे 80 मिल रही थी पहले, तो मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करूंगा। तो ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। चाहो तो थोड़ा पढ़ के आना, बट क्रॉस वैलिडेशन ये होता है, और बाकी सब आपने देख ही लिया, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, और इसी का हम लोग कल कोड भी करेंगे सबका, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, डिसीजन बाउंड्री देखेंगे, बन जाए तो बढ़िया, नहीं बनते तो ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। अब आपके क्वेश्चंस। हेलो सर। हाँ सर पहले आप मेरे को ये बता दो, जैसे आपने भी बताया है कि पहले 80 रो मिल रही थी, हाँ, फिर 60 ही मिलती है। सर ऐसा क्यों हो जाता है? ये हो जाता है यार, आप अपने डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। आप चाहते हो हाँ। ट्रेनिंग का डेटा ज़्यादा हो, तो आपने 60% लिया, वैलिडेशन का थोड़ा कम लिया 20%, और 20% टेस्टिंग का लिया, 100% हो तो गया। 105%, 150% नहीं कर सकते ना, 100 ही रोज हैं, इसको तो मैं 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वैसे 100% के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, आपके पास 1 हाँ। लाख रोज हैं तो आप 9811 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 98,000 ट्रेनिंग, 1000 वैलिडेशन, 1000 टेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बस तीनों के तीनों सेम रिप्रेजेंटेशन की होनी चाहिए, कि उनमें जो क्लासेस का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे अभी आगे, थोड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बट ये क्रॉस वैलिडेशन। हाँ हाँ हेलो। ये जो अपन लगाते हैं, मैंने एक चीज देखी थी, मुझे लगा कि शायद मैं बाद में पूछूं। सर वो इमेजेस का करते हैं ना, वो जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को कलरफुल कर दिया। ये प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो, प्री प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो? सर मैंने उसमें देखा था, ये मेरे को मतलब मेरे क्लास के बच्चे ने बता रहे थे, वो आज वाइवा था उसमें। अच्छा, तो सर पूछ रहे थे, तो सर मेरे को पूछना था, ये मतलब ये सर कैसे होता है ये? ये उसको हम लोग बहुत सारी इमेजेस दे देते हैं, उनके ब्लैक एंड वाइट वर्जन और उनके कलर्ड वर्जन, ठीक है। अच्छा। फिर वो अपने आप सीख लेता है कि जैसे कपड़े हैं तो कपड़े के कौन से कलर उसने देखे हैं, ठीक है। चेहरा है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है ये चेहरा है, तो भाई चेहरे का कौन सा कलर होना चाहिए। इस तरह से वो ब्लैक एंड वाइट को कलरफुल बना देता है। तो उसको हम लोग कई हजारों इमेजेस देते हैं कि ये रही इनके ब्लैक एंड वाइट, ये रही इनकी कलर। अब मैं तुमको अगर ब्लैक एंड वाइट दे रहा हूँ तो इसको कलर करके दिखाओ। तो वही ना, उसने इनपुट दे दिया ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, आउटपुट दे दिया कलर्ड इमेजेस, उसने सिखा दिया।
अब उसने अंदर कुछ मैथ्स लगाई होगी एल्गोरिथम ने, और वो मैथ्स लगाने के बाद जब भी आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट दोगे तो वो उसे कलर बना के दे देगा। वही सर, कौन से अलगो पे चलेगा सर ये? न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। ओके ओके ओके। इसकी मतलब क्या लाइब्रेरी होती है अलग से? हाँ, केरास, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च है, तो हम लोग पाइटॉर्च में काम करेंगे। अच्छा, टेंसरफ्लो। ओके सर। हेलो हाँ अभिषेक। सर, सर मेरे कॉलेज में सर अभी एक सब्जेक्ट आया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। जो हमारा वो जो इंटरव्यू होता है ना, टेक्निकल राउंड, हाँ तो सर आज मैंने मतलब जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करी थी, तो सर मुझे पता चल गया। तो मतलब ऐसे मैं क्या करता हूँ, जो मतलब ऐसे मुझे कोई कोड नहीं आता है हाँ ना, कोड की ऐसे वीडियो देख लेता हूँ, मान लेते हैं हाँ। जैसे आपने उस दिन कोड कराया था, उसकी वीडियो देख लेता हूँ, फिर उससे हम्म। मतलब फिर बंद कर देता हूँ वीडियो, फिर अपने मन से हाँ जितना कोड लिख उतना कोड लिख लेता हूँ, हाँ। फिर नहीं आता तो फिर एक बार और देख लेता हूँ वीडियो, फिर और ठीक है। बिना देखे बनाने की कोशिश करता हूँ कोड। तो सर हाँ ठीक इससे है। सर मुझे गलती तो नहीं कर रहा ना, मेरा लॉजिक बिल्ड होगा या मैं रट रहा हूँ? नहीं, तुम उस कोड को कितनी बार कर रहे हो? सर जब आज, तक मेरे से जैसे पूरा नहीं। आज, नहीं नहीं, आज तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है, मान लो कि तुमने आज 5 बार देखी वीडियो, 5 बार तुमने 5 बार देख देख कर देखी, बंद किया, फिर लिखा, देखी, बंद किया, फिर लिखा, देखी, बंद किया, लिखा, देखी, बंद करी, लिखा, देखी, बंद करी, लिखा, 5 बार हो गया, 5 बार में तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, हम्म, ठीक है। अब हम्म। अब इसके बाद तुम क्या कर रहे हो? सर उसको बस पेन पेपर पे नोट कर लेता हूँ, जितने मतलब एक मतलब पूरे मंथ का जो कोटा रहता है, जब जो लास्ट मंथ आता है तो उसमें सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मैंने ये इस मंथ में ये प्रोग्राम करी थी नहीं, बिना देखे। एग्जीक्यूट करके करते हो, कैसे करते हो एग्जीक्यूट करके? जैसे मान एक लेते हैं एक मैं। महीने बाद तुम 1 महीने बाद तुम बिना देखे उस कोड को पूरा कर सकते हो, हाँ हाँ हाँ। फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मन से कोई बोलो, 1 महीने बाद बिना देखे कर सकते हो तो मन से बोल रहा हूँ, एक महीने बाद बिना देखे उस कोड को मैं कर लेता हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ऐसे कोई बहुत बड़ा कोड है वो दिक्कत आए तो? तो फिर तो उसे, जैसे आज 5 बार कर लिया, फिर 3 दिन बाद वापस करो, फिर अच्छा, मतलब ये 5 दिन बाद भले वापस में करो। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लिश का प्रोग्राम है, मैं रोज बना रहा हूँ इंग्लिश को प्रोग्राम को, तो सर वो रटना तो नहीं हुआ ना? यार रटना ही हुआ, मतलब उसमें बुरा क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर लॉजिक बिल्ड हो रहा है या ये रट रहे हैं, तो मतलब तुम पता एक पड़े महीने बाद टेक्निकल। बिना देखे उसे अपने आप कर सकते हो, ठीक हाँ है, तो तुम्हारा लॉजिक हाँ। बिल्ड हो रहा है। 1 महीने बाद नहीं कर सकते हो, 5 दिन बाद नहीं कर सकते हो, तुम्हारा लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा, तब तुम रट रहे हो। अगर तुम वही करो ना, अगर तुम 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उसे बिना देखे तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी और कुछ नहीं देखा, उसके बाद तुमने पूरा कोड लिखा, कुछ एरर रन किया, थोड़ी कंपाइलेशन एरर आई, रन टाइम एरर नहीं आई कि जे ठीक है, कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहीं वो लगाना भूल गए, वो ठीक है। हाँ बट हाँ हाँ। सेमीकोलन नहीं लॉ- लगा कि तुमने कहीं पर i+1 करना था, वहां पर आई कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर n करना था, वहां पर n-1 कर रहे हो, तो ये सब चीजें कर रहे हो, वो भी बिना देखे ठीक कर ले रहे हो, बिना रन किए, बिना देखे, तब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे में सर रहोगे। मैथ्स में तो प्रैक्टिस को ही तो सर कहते हैं, रटना नहीं कहलाता, ये तो प्रैक्टिस कहलाती है ना सर? हाँ प्रैक्टिस है, मतलब मेरा ये है कि अब ऐसा ना हो कि आपने फॉर लूप, फिर उसके बाद ब्रैकेट यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पर इंट ऐसे लिखा जाएगा, वो चीज़ कर रहे हो, नहीं। आप, सर अपन ने बचपन में भी ABCD सर रटी तो थी, वो दिमाग पे हाँ समझने लगता है ना उस पे काम कर करके। हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ, मतलब ऐसा आप 5 बार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 महीने बाद उसे वापस रिपीट कर पा रहे हो बिना देखे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो 5 दिन बाद देखो रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 5 दिन बाद कर पा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, 5 दिन बाद वापस करो, फिर 8 दिन बाद देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर फिर अब जैसे मैं हाँ आपका एग्जांपल दूं, आपने ना वो एक कराया था ना, डेफ का कराया था पाइथन में, हाँ डेफ
तो सर उसमें आपने स्टोरी भी सुनाई थी, आपने 2 दिन पढ़ाया था शायद वो। हाँ। अब मुझे सर वो रट गया, और मैंने उसको अभी 4-5 दिन पहले दोबारा रिवाइज किया। हम्म। तो सर अब वो रटा ही था, तो मतलब एकदम से बिल्कुल क्लिक हो गया। अब वो चीज अभी भी याद है। तो सर वो बात तो बराबर ही है ना। हाँ, नहीं देखो, आ, रटने सर और करने एक बात में तो क्या मैं रटना पड़ता है। नहीं, रटना पड़ेगा, ठीक है, मैं रटने की बात नहीं कह रहा हूँ कि ना रटूं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर ऐसे मेरा पेज दिख रहा होगा तो मैंने देखा कि अब मुझे कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, बट अगर अब मैं ट्रेन वैलिड टेस्ट उसके बाद मुझे ऐसे ही ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पर 70% लिखना है, यहाँ पर 30% लिखना है, यहाँ पर सेम रिप्रेजेंटेशन लिखना है, अगर मैं ये सब याद कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ही लिखना है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे याद कर रहा हूं कि 3 टाइप्स होते हैं, डेटा सेट को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, और उनका रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए। सेम रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अब उसको मैं चाहे यहां लिखूं सेम रिप्रेजेंटेशन, चाहे मैं यहां लिखूं सेम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि यहां सेम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यही चीज रट रहा हूं कि ऐसे ही एरो बनाना है, ऐसे ही लाइन बनानी है, ऐसे ही मुझे यहां पर इसके नीचे लाइन खींचनी है, तो वो चीज गलत है। फिर आप भूल जाओगे उसे, बहुत जल्दी भूल जाओगे। इंसानी दिमाग मतलब कि रटने के लिए बना है, लेकिन इस तरह रटने के लिए नहीं बना है। हाँ। मैं कह रहा हूं ना कि आप कोड लिखो, आप आज 5 बार देखो, 5 दिन बाद आप वापस बिना देखे करो, आपको प्रॉब्लम पता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, अब आप उसे बिना देखे करोगे, आपको आपके फॉर लूप्स भी सही चलें, आपके इंट भी सही चले, या थोड़ी बहुत गलती हो सेमी कोलन वोलन कोलन की, लेकिन रन टाइम में गलती हो तो आपको पता चल जाए। अगर आप सही कर ले जा रहे हो 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 13 दिन बाद, 21 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार वीडियो देखो, लेकिन एक बार, एक दिन में, हाँ। ठीक है। और अगर फंस रहे हो तो वापस रिपीट करो, वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वीडियो देखो, बार बार करो, आपको क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। सर ये लॉजिक बिल्ड करने का क्या है, मतलब अब हमने तो C++ और सी में सर बेसिक प्रोग्राम ही होते हैं सर, उसी में लॉजिक, ऐसा मैंने सुना है कि उसी में बिल्ड होते हैं सर, यही बात सच है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लॉजिक बिल्ड क्या मतलब कि एल्गोरिथम्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कभी वो प्रॉब्लम आएगी तो आप बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व कर पाओगे। जैसे रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है, रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट है, तो ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि भाई 3 पॉइंटर लगेंगे। हाँ। देखिए, अगर आपको नहीं पता होगा 3 पॉइंटर लगेंगे, तो आप फिर उसे 2 पॉइंटर में करने में परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। और एक लिंक लिस्ट में होता है कि लूप फाइंड करने का, कि फाइंडिंग अ लूप इन वेयर द स्टार्ट ऑफ द लूप इन द लिंक लिस्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रिक होगी। तो ये लॉजिक बिल्डिंग यही है कि आप कर रहे हो, जब आपके ये सब बेसिक्स हो जाते हैं, उसके बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप इधर का कोड, उधर का कोड, इधर का कोड यूज करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ। जैसे मैंने जब वो पढ़ाया था आप लोग के बैच में कि 2 एरे सम था एक, ठीक है, कि 2 नंबर्स हैं। मैंने करा था आपने पिछले बार। हाँ, नहीं वो तो अभी कराया था, जब आप लोग की पहला बैच था, जब नवंबर अक्टूबर की बात चल रही थी, तो उसमें एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर लेकर सॉल्व कराया था, हाँ। ठीक है। तो ये टेक्निक कम से कम 15 क्वेश्चंस में यूज होती है। जब आपको पहले से ही नहीं पता होगा तो फिर आप उन 15 क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो हाँ। इसलिए आपको पता होना चाहिए, मतलब लॉजिक बिल्डिंग एक इफ एल्स होता है जो आपकी प्रोग्रामिंग वाला होता है, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला इससे होता है। कि आपको हाँ। इस चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपको पता रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही आएगी। जैसे लिंक लिस्ट पढ़ते हैं लोग, कहते हैं लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ होती, कहीं नहीं यूज़ होती। भाई कहीं नहीं यूज़ होती है। लीड कोड वेबसाइट है, जितनी भी कंपटीशन वाली वेबसाइट है, हैकर रैंक और ये रैंक है, तो इन सब पर 10-10 हज़ार लोग एक साथ सबमिट करते हैं कोड को। तो अब वो कोड को एक साथ सबमिट करते हैं, जिसने पहले सबमिट किया उसका पहले होना चाहिए ना। तो वो लोग या तो क्यू बना लेंगे या फिर लिंक लिस्ट बना लेंगे, मतलब वो इंटरनल
इम्प्लीमेंटेशन अंदर है, लेकिन वो पता होना चाहिए कि भाई क्यू कैसे प्रोसेस करनी है, क्यू पे कैसे काम होना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी आना चाहिए। मतलब कर लो तो बहुत बेटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने लगेगा बस। सर जावा के लिए कोई ऑनलाइन बुक बताइए ना, मैं भी जावा के डाउनलोड लिए हो एक ही जाए। किताब है, कैथी सियरा की है, हेड फर्स्ट जावा। एक बार सर लिख दीजिए सर इस पर। सर और एमएल के लिए? एमएल के लिए कोई किताब नहीं है। हेड फर्स्ट जावा बाई कैथी सियरा, ये किताब अगर तुम खत्म कर ले गए, बहुत ही एकदम कॉमिक बुक स्टाइल में है, 3-4 साल पहले 500-600 की आती थी, अभी पता नहीं कितने की आ रही है। ये किताब खत्म कर ले गए, जावा में तुम बहुत फाड़ हो गए, तुम्हारे आसपास कोई भटकेगा नहीं। मतलब जॉब तो ऐसे, जावा की जहाँ जॉब होगी चुटकियों में मिल जाएगी तुम्हें। मतलब इंटरव्यू तक पहुँचना जरूरी है, अगर इंटरव्यू तक ही नहीं पहुँचे तो कैसे बताओगे। बट हाँ, ये किताब सफिशियंट है जावा के लिए। ये कोर जावा की है, इसी की एडवांस जावा की भी आती है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एमएल की सब मैथमेटिकल बुक्स हैं, डूडा है, बिशप है, बट आप स्टार्ट करोगे 4 पन्ना देख के बंद कर दोगे, सब की सब प्योर मैथ्स है। तो इट्स बेटर कि एमएल बुक्स की जगह आप ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में सबसे पढ़ लो। सर ये हाँ, हेड कोई फर्स्ट मुझे जावा मतलब कोर खत्म कर लेंगे। मतलब कोर खत्म करा देगी, तुम्हें कुछ बचेगा नहीं इसमें, तुम्हारे घर में टीचर नहीं आ पाएंगे तुम्हारे आसपास, अगर उसने हेड फर्स्ट जावा पढ़ी नहीं होगी तो। अगर पढ़ी होगी उसने भी तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो वो पढ़ाया भी और तुम्हें सर अच्छे से डेटा देगा। साइंटिस्ट की? डेटा डेटा साइंस? साइंटिस्ट, यार इनकी ये सब कोई सब्जेक्ट्स नहीं है ना। डेटा साइंटिस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक कलेक्शन ऑफ वो है कि इसमें आपको डेटा एनालिसिस आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन आना चाहिए, तो इन सब के अब अलग अलग हैं। आर के लिए अलग कुछ होगा, वीडियो लेक्चर्स हैं, मशीन लर्निंग के लिए अलग हैं, पाइथन के लिए अलग हैं, विजुअलाइजेशन के लिए अलग किताबें हैं। ओके सर, ओके ओके। ऐसा मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है ना। पहले सब्जेक्ट पे जॉब लगती थी कि जावा आ गई, C++ आ गई, हो गया। सर अच्छी जॉब मैंने के एक लिए। वो हाँ, बुक का नाम सुना है, बैबॉक, शायद आपने सुना हो। क्या बोलते हैं उसको, नहीं, BA BO के? नहीं सर पता आप मुझे। सर्च करो, सर सर्च करो। आपने वो बुक दी थी ना, स्टोरी टेलिंग विद डेटा, हाँ, वो बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी ये वैभव थोड़ी गाइड सी। है, ये किसी उसकी सर्टिफिकेशन की है ये। हाँ सर, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सर मैंने बहुत सुना है इसका, अगर ये पढ़ ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पढ़ लो, तो मेरे को नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। अच्छा सर। हाँ, बिल्कुल आइडिया नहीं सर है। BCAP आपको पता है? क्या चीज़? BCAP कोई एग्जाम होता है, आई थिंक सो। नहीं, नहीं पता। बुक्स सर, बुक्स डालो इसमें। कोई एक है, मैंने देखी है, उसके भी सर रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कुछ आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, ये BCAP नहीं होगा, कुछ और होगा ये। बायोमास क्रॉप असिस्टेंट प्रोग्राम ऐसे, या ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग ऐसे आ रहा है। ये एनिमेटेड बुक है, क्या? ये जो आपने वो बताई ना, जो जावा की मैंने डाउनलोड की। एनिमेटेड नहीं है, कार्टूनिश अच्छी, बुक है। हाँ कार्टून है, अच्छी बुक है ये। ये अच्छी नहीं है, बेहतरीन किताब है जावा की। ओके सर, फिर हैप्पी मकर संक्रांति सर। कल क्लास है अपनी? हाँ है, कल क्लास है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, चलो। सर हैप्पी न्यू ईयर। अरे ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति।